Okay, so now we start with the question number 7. A solution is obtained by mixing 300 gram of 25% solution and 400 gram of 40% solution by mass. Calculate the mass percentage of the resulting solution. देखिए 25% सॉल्यूशन बाय मास का मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम में 25 ग्राम सॉल्यूट है। तो फर्स्ट जो आपका है 25% सॉल्यूशन, इट मीन्स कि 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो अगर 100 ग्राम में 25 है तो 75 ग्राम सॉल्यूट होगा इन 300 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ से जो आपने 300 ग्राम लिया उसमें देखिए दो तरफ से आप, एक तरफ से आप 300 ले रहे हैं और एक तरफ से आप 400 ले रहे हैं, उसको मिला के टोटल 700 ग्राम सॉल्यूशन बनेगा। तो जो 300 ग्राम आपने लिया इससे सॉल्यूट इसमें कितना था, 75 ग्राम सॉल्यूट यहाँ से आया। 400 ग्राम वाला 40% है, इसका मतलब 40% सॉल्यूशन में 40 ग्राम सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्यूशन में होता है। तो 400 ग्राम में कितना होगा, 4 टाइम्स 160 ग्राम सॉल्यूट इन 400 ग्राम सॉल्यूशन। तो यहाँ से 160 आएगा। तो फाइनल सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट टोटल है 160 प्लस 75 दैट इज़ 235। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने मास परसेंटेज निकालने के लिए कहा है। तो मास परसेंटेज क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज़ 235 ग्राम डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज़ 700 ग्राम इंटू 100। तो ये आपके पास आ जाएगा 33.57%। ठीक है, तो ये मास परसेंटेज किसका है, सॉल्यूट का। ओके, अगर आप सॉल्वेंट का निकालना चाहें तो 100 से इसको सबट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। फिर डेंसिटी दी गई है और मोलैरिटी पूछा गया है। अब देखिए सॉल्यूट का वेट आपको दिया है, सॉल्वेंट का वेट आपको दिया है, मोलैलिटी पूछी है। तो मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कितने होंगे, देखिए 222.6 दैट इज़ वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, तो C2H6O2 का अगर आप कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 62 ग्राम। ठीक है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब इतने नंबर ऑफ मोल्स कितने पानी में है, 200 ग्राम। तो किलोग्राम में कितना होगा, 0.2 किलोग्राम। ओके, तो ये वैल्यू आपके पास मोलैलिटी आ जाएगा 17.95। सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए मोलैरिटी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अब मैं आपको देखिए प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बहुत डिटेल में सॉल्व किया था कि इतने ग्राम इतने ml में होते हैं। ठीक है, अब डायरेक्ट अगर सॉल्व आप करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 222.6 बाय 62 ये आएगा आपका 3.59। अब ये जो नंबर ऑफ मोल्स हैं ये कितने ग्राम में है, 200 ग्राम सॉल्यूशन, सॉरी 200 ग्राम सॉल्वेंट। सॉल्यूशन कितना होगा, 222.6 प्लस 200 ग्राम। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि 3.59 मोल्स, किसके मोल्स, सॉल्यूट के, आर प्रेजेंट इन 422.6 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ से मिल गया आपको। ठीक है, हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी में वॉल्यूम चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास आपको पता है, डेंसिटी आपको पता है, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ वॉल्यूम की जगह हम क्या लिखेंगे, मास डिवाइड बाय डेंसिटी। ठीक है, अब m डिवाइड बाय डेंसिटी यहाँ पे लिख देते हैं। अब जबकि ये जो मास आपको ग्राम में दिया गया है, डेंसिटी आपको ग्राम पर ml में दी गई है, तो ग्राम और ग्राम देखिए डेंसिटी का जो यूनिट है दैट इज़ ग्राम पर ml, मास का होगा ग्राम।
तो वॉल्यूम का क्या आएगा ml। तो ये जो वॉल्यूम आपको मिल रही है ये ml में मिल रही है, मिलीलीटर्स में, जबकि मोलैरिटी के लिए वॉल्यूम होनी चाहिए लीटर्स में। तो उसको फिर क्या करना है आपको 1000 से फिर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि m डिवाइड बाय d इंटू 1000, तो d ऊपर चला जाएगा और 1000 भी यहाँ आ जाएगा। तो अब मास ऑफ सॉल्यूशन m हो गया। तो अब इसको लिख लिए 3.59 मोल्स थे, मास ऑफ सॉल्यूशन 422.6 था, डेंसिटी इज़ 1.072 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ से आ जाएगा आपका आंसर 9.1, ठीक है, दैट इज़ मोलर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि ये वाला जो राइट में मैंने आपको पार्ट समझाया ये आपको माइंड में सॉल्व करना है, और डायरेक्टली मोलैरिटी का जो फॉर्मूला है उसमें रिलेट कर करके आपको एक एक टर्म पुट करनी है, और यूनिट्स का हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वॉज फाउंड टू बी सिवियरली कंटेमिनेटेड विथ क्लोरोफॉर्म सपोज टू बी ए कार्सिनोजन। कार्सिनोजन होते हैं जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं। द लेवल ऑफ कंटेमिनेशन वॉज 15 ppm बाय मास। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बाय मास यहाँ पर ppm को डिफाइन किया गया है। फर्स्ट इज एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, ठीक है। सेकेंड है मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए ppm का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ppm अगर बाय मास करूँ मैं तो उसका मतलब होगा मास ऑफ सॉल्यूट, या आप बोल सकते हैं आप वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶, ठीक है। या आप ये बोल सकते हो कि 15 ppm बाय मास मीन्स, इसका मतलब हुआ कि 15 ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन, ठीक है। तो वेट ऑफ 15 पार्ट्स पर मिलियन, तो इन 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सॉल्व करेंगे तो हमें मास परसेंटेज निकालनी है। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। हमें क्या दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। इसकी वैल्यू दी गई है 15, क्योंकि 15 ppm है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, इनटू 100 निकालना है। तो सीधी सी बात होगी कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 15 डिवाइड बाय 10⁻⁶। तो इसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 15 अपॉन 10⁻⁶ इंटू 100। तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 15 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये आ गया आपके मास परसेंटेज। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना था कि ppm यहाँ पर बाय मास दिया गया है। सेकंड, अगर आप मोलैलिटी की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए मोलैलिटी क्या होगी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करेंगे, 15 ppm था, ये आपको मास परसेंटेज दी गई है कि इतना। मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि इतना ही ग्राम 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो ले लेते हैं हम, इतने ग्राम का मतलब है 15 इंटू 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ CHCl3 जो कि आ जाएगा 119.5। तो इतने ग्राम अगर 100 ग्राम में प्रेजेंट है तो इतने ग्राम को नंबर ऑफ मोल्स में हमने कन्वर्ट कर लिया, और 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो प्रेजेंट थे। अब देखिए 15 इंटू 10⁻⁴ ग्राम CHCl3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, बट अगर आप देखें कि 100 ग्राम में से अगर आप 15 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो वो अप्रॉक्सीमेटली 100 ही आएगा, क्योंकि ये बहुत स्मॉल वैल्यू है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को हम यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 100 ही लेंगे। तो आप उसको 100 लोगे तो वो कितना आ जाएगा, किलोग्राम में 0.1, क्योंकि मोलैलिटी में
मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में चाहिए, तो दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, दैट इज योर मोलैलिटी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2.10, व्हाट रोल डज द मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन प्ले इन अ सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। देखिए हमारे को पता है कि अल्कोहल और वाटर के बीच में क्या होती है, इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। ठीक है, कि अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल मान लीजिए जैसे इस तरह से ROH यहाँ पे दिया गया, तो ये वाटर के साथ यहाँ पर बॉन्डिंग कर रहा है, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। तो यहाँ पर इंटरेक्शन है इन दोनों के बीच में, अल्कोहल और वाटर के बीच में इंटरेक्शन है, इसीलिए दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अल्कोहल बहुत इजीली डिज़ोल्व हो जाता है और बहुत अच्छे से डिज़ोल्व होता है, ये भी डिपेंड करता है कि अल्कोहल का ये R ग्रुप जो है अल्काइल पार्ट, ये तो हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक का मतलब ये वाटर हेटिंग है। अगर ये R ग्रुप बड़ा होता जाएगा तो पानी में इसके डिज़ोल्व होने के चांसेस भी कम होते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि व्हेन अल्कोहल इज एडेड इनटू वाटर देयर इज intermolecular H bonding between the alcohol and water molecules. Due to that, the alcohol is soluble in water. But as the R part or the alkyl part of the alcohol increases, the solubility reduces. Okay. Then question number 11. Why do gases always tend to be लेस सॉल्युबल इन लिक्विड्स एज द टेम्परेचर इज रेज्ड? इसको हम हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, वैसे तो आप बेसिकली बोल सकते हैं कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बट देखिए जब यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में गैस के कुछ पार्टिकल्स होंगे, डिज़ोल्व होंगे जो। अब देखिए यहाँ पर इसके सरफेस पे उसी गैस का प्रेशर लग रहा है, तो ये क्या है, ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ से ये गैस का प्रेशर है। अब इक्विलिब्रियम में क्योंकि जो अंदर सॉल्यूशन में गैस के पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से भी कुछ प्रेशर होगा, एट इक्विलिब्रियम दोनों तरफ का प्रेशर बराबर होगा, इसीलिए गैस डिज़ोल्व रहेगी। अगर एक भी तरफ का प्रेशर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो हम बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे मान लीजिए अगर डाउनवर्ड प्रेशर 10 था तो ऊपर जाने वाला, ऊपर की तरफ लगने वाला प्रेशर भी 10 होगा। अब आपने क्या किया, इसको आपने हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने से होगा क्या, यहाँ पर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, आपने पढ़ा है गैसेस स्टेट्स में, स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में, कि जैसे जैसे आप हीट करते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। काइनेटिक एनर्जी इज़ 3/2 RT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इन गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये इनका प्रेशर भी बढ़ेगा क्योंकि PV = nRT। ठीक है, वॉल्यूम फिक्स है पर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब इनका प्रेशर बढ़ेगा, मान लीजिए इनका प्रेशर 10 से बढ़ के 12 हो गया, बाहर का प्रेशर तो 10 ही है क्योंकि उसको आप हीट नहीं कर रहे हो, आप सॉल्यूशन को हीट कर रहे हो, तो बाहर के प्रेशर को तो आप 10 से 12 नहीं कर सकते। अब क्या करना पड़ेगा, ये जो 12 है इसको मैच तो करना है क्योंकि इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। तो यहाँ पर जब ये इम्बैलेंस क्रिएट होगा कि अंदर से लगने वाला प्रेशर बढ़ जाएगा, तो उसको कम करने के लिए कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर चले जाएंगे। अब कुछ गैस के मॉलिक्यूल कम हो गए तो ये प्रेशर फिर से घट के मान लीजिए 10 आ गया, और हीट कर रहे हैं आप और प्रेशर फिर से बढ़ता जा रहा है तो फिर से कुछ गैस के मॉलिक्यूल बाहर चले जाएंगे। तो फाइनली उन्हें इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो आप लिखेंगे कि प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। तो प्रेशर KH पे डिपेंड करता है, ठीक है, और x पे डिपेंड करता है। अब x इज़ द मोल फ्रैक्शन कि कितना डिज़ोल्व हुआ है एक पर्टिकुलर प्रेशर पे, मतलब P प्रेशर आप अप्लाई करते हैं तो x मोल फ्रैक्शन आपको मिलती है। ठीक है, तो x क्या हुआ, P/KH, तो x इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, और KH जितना बढ़ेगा उतना x कम होगा।
और के एच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो के एच बढ़ता है, हेनरीज कांस्टेंट बढ़ता है, तो एक्स की वैल्यू कम होगी। एक्स की वैल्यू कम होगी मतलब डिजॉल्व्ड गैस की फ्रैक्शन या अमाउंट कम होगा। तो आप हेनरीज लॉ से इसको फॉर्मूला से भी प्रूव कर सकते हैं और इसको आप थ्योरेटिकली भी इक्विलिब्रियम के थ्रू प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज 12th क्वेश्चन, स्टेट हेनरीज लॉज के इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। तो ये आपने थ्योरी के लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली एनसीईआरटी से कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन over a solution containing 6.56 into 10 raised to power minus 3 gram of ethane is 1 bar, and if the solution contains 5 into 10 raised to power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure? देखिए सिंपल यहाँ पर ये बोल रहा है पहले कि आपके पास यहाँ पर एक सॉल्यूशन रखा गया है, ठीक है, और इसके सरफेस पे जब इथेन गैस का प्रेशर लगेगा तो कुछ इथेन गैस यहाँ पर डिज़ोल्व होगी। अब जब आप P प्रेशर लगाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग X मोल फ्रैक्शन आएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो क्योंकि टेम्परेचर सेम है, तो सिंस टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, गैस इज़ सेम, गैस भी चेंज नहीं हो रही है, जो सॉल्वेंट है वो भी चेंज नहीं हो रहा, वो भी वही है, इसलिए के एच ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। तो के एच भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब के एच कांस्टेंट रहेगा तो आप बोल सकते हैं कि P1 इज इक्वल टू के एच X1, P2 इज इक्वल टू के एच इंटू X2। दो अलग अलग प्रेशर्स पे दो अलग अलग इक्वेशन आएंगी और दोनों में के एच सेम रहेगा। तो P1 बाय P2 अगर आप करेंगे X1 बाय X2 आएगा। दैट इज़ कि यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि 5 इंटू 10 रेज़्ड पावर माइनस 2, ठीक है, मैं X1 और X2 की जगह डायरेक्टली ग्राम में लिख रहा हूँ क्योंकि मोल फ्रैक्शन की जो रेशियो होगी वो इथेन के वेट की रेशियो के बराबर रहेगी। क्योंकि वेट डबल होगा तो मोल फ्रैक्शन भी डबल होगी। तो मोल फ्रैक्शन की जगह आप डायरेक्टली इथेन का वेट ले सकते हैं। तो 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 6.56 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3। अब 5 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 2 जब डिज़ोल्व होगा तो क्या होगा पार्शियल प्रेशर, मान लीजिए P होगा। जब 6.56 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 3 था डिज़ोल्व्ड अमाउंट, तो प्रेशर कितना था 1 बार। तो इसको सॉल्व करके P की वैल्यू आ जाएगी 7.62 बार। ओके, कि आप प्रेशर को 1 से बढ़ा के जब आप 7.62 कर देंगे तब डिज़ोल्व्ड अमाउंट ऑफ इथेन 6.56 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 से बढ़ के 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। ओके, so that is all for this lecture. Next lecture we'll start with the question number 14.